BCA के पास गया, उन्होंने एक्टिवेट किया एंड एवरीथिंग। देन नवंबर में मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, गलत बोल दिया। नमस्ते गाइज, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ निहारिका एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने अपनी JRF क्वालिफाई करने के बाद अपनी फेलोशिप एक्टिवेट की, सो दैट मेरा एक्सपीरियंस जानने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। एक बात और बता दूं कि मैं अपनी PhD एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, दैट इज़ एमिटी यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ एंड मुझे अपना JRF मिल रहा है एंड इस पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करने से मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, कितना टाइम लगता है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में भी JRF फेलोशिप एक्टिवेट करने का क्या प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स होते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एंड उससे अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है एंड उस JRF फेलोशिप को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपको PhD में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जब आप PhD में एडमिशन लेंगे तभी आपका JRF जो है वो एक्टिवेट होगा, आपकी फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट होगी। बहुत ही बेसिक सी थिंग है, बट कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है JRF करने के बाद उनको पैसा मिलने लगेगा, स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, बट ऐसा नहीं है। PhD में एडमिशन लेना इज़ द मस्ट थिंग टू एक्टिवेट योर JRF, ठीक है। दूसरा ये कन्फ्यूजन आता है लोगों के दिमाग में कि आपकी फ़ेलोशिप कब स्टार्ट होती है, आपने एडमिशन ले लिया फिर कब फेलोशिप स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली दो सिचुएशंस आई गेस हो सकती हैं। पहली ये कि आप अपना JRF क्वालिफाई करने के बाद PhD में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तब कब स्टार्ट होती है, एंड दूसरा आप PhD कर रहे हैं, PhD में एडमिशन लेने के बाद आपने JRF क्वालिफाई किया है, तब आपकी JRF कब स्टार्ट होती है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूँ। पहला ये कि आप JRF आपने क्वालिफाई किया एंड देन आपने अपना PhD में एडमिशन लिया, तो आपका जो JRF मिलना स्टार्ट होता है वो आपका होता है डेट ऑफ एडमिशन से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जून 2019 में अपना JRF क्वालिफाई किया है एंड दिसंबर 2019 में आपने PhD में एडमिशन लिया, ठीक है। तो आपने क्वालिफाई तो कर लिया जून 2019 में, बट आपने एडमिशन कब लिया, दिसंबर 2019 में। तो आपको फेलोशिप जब भी कभी स्टार्ट होगी, मे बी बिकॉज 2020 आ जाएगा तब तक, बिकॉज 3-4 महीने लगते हैं फेलोशिप को एक्टिवेट होने के लिए, एक आइडियल टाइम होता है वो, ठीक है। तो क्योंकि आपने दिसंबर 2019 में PhD में एडमिशन लिया, तो तब से आपकी फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने अपनी मार्च में आपने अपनी फेलोशिप आपकी सारी प्रोसीडिंग्स हो गई, आपकी मार्च में फेलोशिप आपके अकाउंट में आई, ठीक है। तो वो आपकी दिसंबर से लगा के आएगी, दैट मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की हो सकता है एक साथ आ जाए एंड देन अकॉर्डिंगली मंथ टू मंथ आती रहेगी। तो एक सिचुएशन ये हो जाती है। दूसरी ये कि आपने अपना PhD में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद आपने अपना JRF क्वालिफाई किया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको आपकी फेलोशिप तब मिलना स्टार्ट होगी जब आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनवरी 2019 में PhD में अपना एडमिशन ले लिया, ठीक है, बट आप जून 2019 दैट इज 6 महीने बाद आप एग्ज़ाम में बैठे और आपका JRF क्वालिफाई हो गया। तो इस कंडीशन में आपको डेट ऑफ एडमिशन से JRF मिलना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब आपने PhD में एडमिशन लिया तब आपका JRF नहीं था, आपका JRF हुआ 6 महीने बाद, दैट इज जून 2019 में। तो जब भी आपकी फेलोशिप स्टार्ट होगी वो जून से, क्योंकि आपने जून वाले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, तो जून से लेके स्टार्ट होगी एंड वो तब तक चलेगी। दैट मीन्स वो 5 साल के लिए वैलिड होती है JRF, मतलब 5 साल तक आपको मिलता है, या PhD जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब तक जो पहले हो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको JRF एक आइडियल कंडीशन में, कंडीशंस सिचुएशंस चाहे जो दो भी हो, 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है, या जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाए तब तक, दोनों में से जो पहले होगा। अगर 5 साल पहले कंप्लीट हो गया, आपकी PhD तब तक 5 साल में नहीं हुई, तो आपको 5 साल तक ही JRF मिलेगा, फिर आप अपने खर्चे पे अपनी PhD करिए, ठीक है। एंड 5 साल के पहले दैट इज 3-3.5 साल में आपकी PhD कंप्लीट हो गई, आपने अपनी थीसिस सबमिट कर दी, तब तक JRF मिलेगा, ठीक है। फिर 1.5-2 साल जो आप PhD नहीं करें तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो दोनों में से जो पहले होता है तब तक स्कॉलरशिप मिलती है।
आई होप आई वॉज क्लियर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया कि कब स्टार्ट, मतलब दोनों सिचुएशंस में कब आपको जेआरएफ मिलना स्टार्ट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लीजिए, तब आप अपनी पीएचडी में जाइए, क्योंकि तब आप टेंशन फ्री रहेंगे, है ना। आपको कोई एक, क्योंकि जेआरएफ के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, पीएचडी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक एक स्टेप करिए। अगर आपकी एज लिमिट के आपके अंदर है तो आप जेआरएफ पहले क्वालिफाई कर लीजिए, एंड देन आप पीएचडी में आप अपनी एडमिशन्स करिए। और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद पीएचडी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, एंड बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए आपके दरवाजे खुल जाते हैं। अब आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है, उसके बाद क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहला समझ लीजिए कि जो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एनेक्सर्स होते हैं, वो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे यूजीसी नेट की वेबसाइट से। आप सिंपली गूगल पे डालेंगे यूजीसी नेट एनेक्सर्स, तो उसमें बहुत सारे एनेक्सर्स खुल के आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि इनिशियली आपको सिर्फ 3 एनेक्सर्स चाहिए। पहला है आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट, दूसरा है आपका कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, तीसरा है आपका HRA सर्टिफिकेट, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट आपको इनिशियली चाहिए होंगे, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या एनेक्सर्स लगाने हैं। बट क्योंकि मैं इनिशियल बात कर रही हूँ, तो आपको जो 3 एनेक्सर्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आपकी ज्वाइनिंग होती है आपके यूनिवर्सिटी में, वो एक एक प्रूफ होता है कि हाँ आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है। कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपका हर मंथ का होता है कि हाँ आप अपनी पीएचडी इस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका एक प्रूफ होता है। हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या आप अपने कहीं घर में रह रहे हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। तो ये 3 एनेक्सर्स इनिशियली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे आपके गाइड के साइन लगते हैं, आपके खुद के साइन लगते हैं, आपके जो डिपार्टमेंट है उनके हेड के साइन लगते हैं, एंड देन आपके जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनके साइन लगते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो कोर्स वर्क अब मैंडेटरी कर दिया है, तो कहीं भी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क करना पड़ेगा, पीएचडी में कोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो कई जगह मैंने सुना है, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू वेरियस स्कॉलर्स अक्रॉस इंडिया हु आर डूइंग पीएचडी एंड हु आर जेआरएफ ऑल्सो। ठीक है, तो कई जगह ये होता है कि आपका कोर्स वर्क जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके गाइड अलॉट होते हैं। कई बार आपके गाइड पहले अलॉट हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने तुरंत एडमिशन ले लिया एंड आपको गाइड अलॉट हो गए, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, आपके गाइड फाइनलाइज होते, पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं अपनी यूनिवर्सिटी की। एटलीस्ट मेरे यहाँ तो ऐसा ही हुआ। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपके डिपार्टमेंट के जो HOI हैं वो सेम रहते हैं, मोर और लेस। आपके रजिस्ट्रार सेम होते हैं, मतलब वो रहेंगे ही वहाँ पे। बट जो गाइड है उनका फाइनल होना क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट गाइड्स डिफर करते हैं। तो जब आप अपनी जो एनेक्सर्स हैं जब आप वो फिल करते हैं तो उसमें गाइड के भी साइन लगते हैं। तो जब तक आपके गाइड फाइनल नहीं होते तब तक आप अपनी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ा सकते। कई जगह पे होता है कि इंसान जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंसान बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद अपनी जेआरएफ की डॉक्यूमेंट्स यूजीसी को भेज पाते क्योंकि इनके गाइड नहीं फाइनल होते हैं। बट नेवरदलेस आपके यहाँ जो भी सीन होगा आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे ही जब भी आपके गाइड फाइनल हो जाएं, ठीक है, तब आप अपनी ये प्रोसीडिंग्स शुरू कर दें। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि हो सकता है 6 महीने बाद आपके गाइड फाइनल हो तब आपकी प्रोसीडिंग्स शुरू हो, या कोई दिक्कत की वजह से आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया बट अब अपने ये डॉक्यूमेंटेशन आपने स्टार्ट नहीं किया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई वैलिड रीज़न है तो डिले हो सकता है, उसके साथ आपको सारे मंथ के कंटिन्यूएशन HRA लगा के देने पड़ेंगे। बट चिंता मत करिएगा, आपको जब आपने एडमिशन लिया तभी से लगा के स्कॉलरशिप मिलेगी। ये नहीं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन लेट स्टार्ट किया है तो आपको उतने महीने की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर कोई वैलिड रीज़न है डिले का या आपके गाइड फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा डिले होगा तो भी चलेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि गाइड जब आपकी फाइनल हो जाए आप तुरंत ये प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला क्या होता है, आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा ऑब्वियसली अपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट का, अपने कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट का और अपने HRA सर्टिफिकेट। इन 3 का आप अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड उसको अच्छे से फिल कर लीजिए। तो जब आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी फिल करेंगे गाइस, तो उसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तुरंत कैनरा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अगर नहीं है
तो ओपन करवाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक सेविंग्स अकाउंट वो मांगते हैं। एंड आई गेस अगर आपके नाम पे नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर के नाम पे है तो भी ठीक है, बट हाँ अगर आपके नाम पर है तो थोड़ा सा ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए अपने नाम पे ही रखने की कोशिश करिए। एंड वो अकाउंट आप खुलवा लीजिए जैसे आपका JRF क्वालिफाई हो, क्योंकि वहाँ पे कोई और बैंक अकाउंट नहीं चलता है। UGC हैज़ कोलैबोरेटेड विद कैनरा बैंक फॉर दिस JRF पर्पज़, ठीक है। तो वो कैनरा बैंक में आपका अकाउंट होना ही होना चाहिए, वो सेविंग्स अकाउंट, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होगा। तो जब आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी फिल करेंगे तो उस डिले को अवॉइड करने के लिए पहले आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट में आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी, वो आप ऑब्वियसली खुद भर लेंगे। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा, आपको अपना JRF सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। एंड देन जब भी आप कंटिन्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया, ठीक है। एंड जो मेरी प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट हुई थी वो आई गेस सितंबर में पूरा स्टार्ट हो गया था, मतलब सितंबर तक मैंने भेजा था। जब मेरे गाइड फाइनलाइज हो गए थे, एवरीथिंग सारा कुछ हो गया था, तब मैंने शुरू कर दिया था। तो अब जुलाई में मैंने एडमिशन लिया, ठीक है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो मेरी जाएगी, बट एक बात याद रखिए, जो कंटिन्यूएशन और HRA आपका सर्टिफिकेट होता है ये मंथली डॉक्यूमेंट्स है, आपको मंथली भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने जुलाई में एडमिशन ले लिया, सितंबर में मेरी प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ मैंने जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का 3 महीने का कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, 3 कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अलग अलग मंथ्स के एंड 3 HRA के सर्टिफिकेट अलग अलग मंथ्स के मैंने फिल करके ज्वाइनिंग रिपोर्ट फिल करके अपने गाइड से साइन लेके एंड देन अपने HOI सर से साइन लेके वो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर रजिस्ट्रार सर का मेन काम होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप पता लगाइए कि आपके यहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर चैनल होता है, आप ऐसे ही जाके कहीं किसी को डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर सकते हैं, तो वो चैनल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी में एक हो सकता है आपके यहाँ एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो, कुछ ना कुछ हर यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू। फिर एक बार, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, जब भी आप अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हो, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी लगेगी, बट जैसे आपने जुलाई में एडमिशन लिया एंड आप दिसंबर में अपनी सारी प्रोसीडिंग्स देने की कोशिश कर रहे हैं, देन आपका फिर 6 महीने का कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जाएगा, 6 महीने का HRA जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट शुरू किया, तो मैंने जैसे सितंबर में शुरू किया था, तो मैंने 3 महीने का ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ लगा के मैंने फॉरवर्ड कर दिया, साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया एंड देन वो रजिस्ट्रार ऑफिस में चला गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जो काम है वो रुक जाता है। अब आपका यहाँ पे कोई भी गाइस काम नहीं है, आपने अपने एंड से काम कर दिया। अब जो काम है वो आपके डिपार्टमेंट करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी करेगी। तो आपने रजिस्ट्रार ऑफिस में तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए, वो सब आपका वेरीफाई करेंगे कि हाँ JRF सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, वो सारे फॉर्मेलिटीज़ करेंगे एंड देन रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने सब सबमिट किए हैं वो UGC के पास जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी UGC को भेजती है, आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो वो यूनिवर्सिटी भेजती है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप अपना आप अपने फॉर्म्स भरेंगे, एनेक्शर्स भरेंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई करेगी एंड देन रजिस्ट्रार सर के पास जाएंगे एंड देन आगे भी UGC के पास जाएगा। UGC के पास सिर्फ आपके लिए तो वो है नहीं, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी वेरीफाई करेगा, वो आपकी फेलोशिप को एक्टिवेट करेगा, तो ये सारा कुछ टाइम ले लेता है। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जुलाई में एडमिशन लिया एंड जो मेरी स्कॉलरशिप आई थी वो नवंबर में आ गई थी। तो आप देख रहे हैं 4 महीने का टाइम लगा था, बिकॉज मैंने गाइड हमारे जब फाइनल हुए देन उसके बाद अगस्त सितंबर में मैंने स्टार्ट किया, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से UGC के पास गया, उन्होंने एक्टिवेट किया एंड एवरीथिंग। देन नवंबर में मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, गलत बोल दिया, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की 4-5 महीने की मेरे अकाउंट में एक साथ आ गई थी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप 6 महीने बाद शुरू कर रहे हैं, हो सकता है आपकी 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको मिलनी शुरू हो जाए, डिपेंड करता है। बट एक आइडियल जो सिस्टम होता है वो यही होता है, चाहे प्राइवेट में लें, चाहे आप जो है स्टेट में ले या आप सेंट्रल में ले, एक जो पूरा प्रोसीजर होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वो यही फॉलो किया जाता है,
ठीक है। तो नवंबर में मेरे को मिलना, मैंने 4 महीने का एक साथ लगा के भेजा, जॉइनिंग रिपोर्ट भी भेज दी, मुझे मिलना स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने दिसंबर से, फिर मैं दिसंबर का एक महीने का भेजती थी, ठीक है। दिसंबर का कंटिन्यूएशन HRA, फिर जनवरी का कंटिन्यूएशन HRA, ऐसे करके मैं भेजती गई और ये प्रोसीजर आज भी चल रहा है। तो ऐसे ही प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही सारे JRF जो हैं वो फॉलो करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कब आपको मिलना स्टार्ट होता है, कितना टाइम लगता है। तो मेरे सिचुएशन में जैसा कि आपने देखा 3-4 महीने, जब भी आप स्टार्ट करेंगे 2-3 महीने तो आप मान के चलिए कि 2-3 महीने लगते हैं, एंड देन आपका जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बट हाँ फोकस करें कि जैसे आपका एडमिशन होता है आप ये सारे प्रोसीजर्स में लग जाइए, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाता है। आप यू नेवर नो कि कैसे क्या होगा या कुछ प्रॉब्लम आ गई या एनीथिंग। तो जितना जल्दी हो सके आप अपनी एक्टिवेट कराने की कोशिश करिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, वो आप अपनी PhD में इन्वेस्ट कर सकें और अच्छे से PhD आप अपनी कर पाएँ। अब ये भी मैं बता दूं कि आपको मंथली फेलोशिप कब मिलती है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि डिले होता है, नहीं मिलती है, 6-6 महीने तक नहीं मिलती है। मुझे भी ऐसा सुनने को मिला था, बट थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मंथ में आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मार्च के आपकी फेलोशिप ड्यू है, तो वो आपको अप्रैल में मिलती है। दैट इज़ मार्च की जो पूरी मंथ की फेलोशिप है वो आपको अप्रैल में मिलेगी, ठीक है। तो अप्रैल में आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कभी आपको 1 अप्रैल को मिल जाए, 2 अप्रैल को मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली मतलब इन सर्टेन मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि 15 जो होती है आपके महीने की, जो आज दैट इज़ अप्रैल 15, 1 अप्रैल से लेके अप्रैल 15 के बीच में ही स्कॉलरशिप आ जाती है। तो एज एन कोई डिले नहीं होता, 1 महीने की स्कॉलरशिप, जैसे आप मार्च की स्कॉलरशिप आप अप्रैल में ही आपके अकाउंट में आएगी। तो कोई डिले नहीं होता है, मंथ टू मंथ UGC दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो 6-6 महीने तक लटका के रखता है। हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई तो उसकी अलग बात है, बट थैंकफुली हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं फेस किया है और रेगुलर मिलती है हमें स्कॉलरशिप। सो या अगर आपके मन में डर है कि बहुत टाइम लगता है एक्टिवेट होने में एंड देन बराबर मिलती नहीं है, लेट मिलती है, तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। एंड जो मेरे साथ AMU, BHU या फिर और भी स्कॉलर्स हैं जो हम लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आई गेस कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स के ऑल ओवर इंडिया वो एक ही बार में वो क्रेडिट करते हैं, तो हम लोगों की बहुत कम होता है कि किसी की आ गई एंड हमारी नहीं आई, तो बट आ जाती है। तो आपकी ये मत सोचिएगा कि आपकी फेलोशिप 1 मंथ की मिस हो गई या कभी बाई चांस मिस हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं, वो फेलोशिप आ जाती, कहीं भी जाती नहीं, क्योंकि आपका सारा कुछ मेंटेन रहता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। हाँ एक और बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास एक फोल्डर आप अपने पास ही बना के रखिए। इन केस कोई आगे फ्यूचर प्रॉब्लम हो या आपको कुछ चाहिए तो आप उन डॉक्यूमेंट से रेफ़र कर लें, क्योंकि स्कॉलरशिप है, आप ऑब्वियसली आप प्रिंट आउट लेते हैं, आप स्कैन करते हैं तो आपके पास एक कॉपी है, बट हाँ हर एक मंथ की जो कॉपी है वो आप अपने पास सिक्योर रखिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। तो हाँ बस ये कहना था। और हाँ एक और बात है कि कैनरा बैंक स्कॉलर्स कॉर्नर होता है एक, ठीक है, तो उसको आप बार बार चेक कर सकते हैं कि आपकी मंथ की स्कॉलरशिप कब आएगी या आपकी अकाउंट में आई है या नहीं आई। ये कैनरा बैंक का एक डेडिकेटेड स्कॉलर्स कॉर्नर होता है। आप गूगल पे आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है ये जानने के लिए कि UGC ने कब आपका एक्टिवेट किया या नहीं, अपडेट रहने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कैनरा बैंक स्कॉलर्स कॉर्नर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। जो आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट के दौरान अपनी मेल रजिस्टर करवाई है और जो आपकी बैंक्स में जो डिटेल्स गई हैं उसमें जो आपकी मेल है वो दोनों सेम होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसी मेल को जाके आपको वहाँ रजिस्टर कर देना, जो वो मांगे डिटेल्स वो आपको वहाँ कर देनी है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो आपके अवार्ड लेटर जो होता है ना, उसका आपको एक अपना सेपरेट नंबर मिलता है। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, बट वो एक 4 डिजिट का नंबर होता है एंड उसमें आपने कौन सा टर्म में क्वालिफाई किया सब दिया होता है। सो वो आपका कैनरा बैंक स्कॉलर्स कॉर्नर में दिखने लगता है वहाँ पर, ठीक है। तो जब आप लॉग इन वहाँ पे करेंगे तो आपको स्टेटस अपना पता चलेगा कि हाँ ये एक्टिव है कि नहीं है। उसमें आपका पेमेंट स्केड्यूल पूरा दिखता है और कितना आपके ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गए हैं वो आपको दिखता है। इन शॉर्ट आपको अपनी पूरी आप जो स्कॉलरशिप है वो आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं एंड वहाँ पे पूरा शो भी करते हैं मंथ टू मंथ वाइज कि हाँ आपकी यूनिवर्सिटी ने इस बार का जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनिशिएट कर दिए हैं अपनी तरफ से।
फिर यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है हर एक मंथ का, फिर जब वो जनरेट कर देती है दैट मीन्स आपके पास स्कॉलरशिप आने वाली है। सो ये थोड़े से कीवर्ड्स हैं, जब आप यूज़ करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा। आप खुद JRF हैं तो इतना आपको आइडिया हो ही जाएगा। सो आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कि आपके कोई अगर डाउट्स हैं वो रह गए हैं तो वो मैं अगले वीडियो में कवर अप कर लूँगी। बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए कि कैसे कैसे एक्टिवेट होगा हर मंथ। फिर आपको जब आपकी आ जाएगा तो आपको हर मंथ भेजना पड़ेगा। जब मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को तो मैं बता दूं कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ जिसका नाम एमिटी यूनिवर्सिटी है। ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। मैं एक JRF हूँ और मुझे अपनी स्कॉलरशिप मिलती रहती है बराबर, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप भी एक सोच रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कोई डाउट है कि नहीं मिलती है, तो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है तो ज़रूर आपको मिलेगी। बट हाँ, उसका यूजीसी से रिकॉग्निशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी में यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू होता है जैसा कि मैंने बताया। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मेरे तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज। नमस्ते।